यहां हम देखेंगे समास के भेद। अब आप लोग ये भी सोचते होंगे कि समास के 6 भेद हैं, इतना भेद को कैसे याद करना मुश्किल है। समास की फिर परिभाषा भी है, 6 भेदों की परिभाषा भी याद करना मुश्किल है। ये भी मैं आपको एक पलक झपकते ही समास के सारे भेद और परिभाषा भी 1 मिनट के अंदर याद करवा रहा हूं कि समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया, समस्त पद में पद की प्रधानता की प्रमुखता है। पद की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्य 4 ही भेद हैं। पहला समास है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 ही भेद हैं और इस 4 भेद के आधार पर मैं आपको इस चारों भेदों की परिभाषा ही एकदम चुटकी बजाते बता रहा हूं कि अब भी याद हो जाएगा। पद की प्रधानता मैं बताया था, समस्त पद के बारे में बताया था। समस्त पद के बारे में क्या बताया था? समस्त पद में 2 पद का होना जरूरी है, पहला पद, दूसरा पद, पूर्व पद, उत्तर पद। अब इसमें क्या है, किसी में पहला पद प्रधान, किसी में दूसरा पद प्रधान, किसी में दोनों प्रधान, किसी में एक पद भी प्रधान नहीं बल्कि कोई अन्य आकर के प्रधान होता है। आपने सीख लिया चारों परिभाषा, यही है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और थोड़ा अलग से जानेंगे कि वो अव्यय होता है। जो पहला पद होगा वो प्रधान भी होगा और वो अव्यय भी होगा। जैसे है भर पेट, भर पेट, यहां पहला पद है भर, दूसरा पद है पेट। भर का मतलब होता है भरना, ये मात्रा का बोध करवाता है। भरना मतलब ये है मात्रा, ये मात्रा का बोध करवाता है और ये है पेट। आपको कोई पूछे कि आपने कितना खाया तो आपने जवाब दिया भर पेट खाया। अब आप अपने पेट के बारे में बता रहे हैं या पेट को भरने की मात्रा के बारे में बता रहे हैं? अब देखिए यहां पर प्रधान कौन है? भर पेट। भर पेट मतलब कितना खाया? भर। भर मतलब मात्रा, मात्रा का बोध भर करवाता है, इसलिए ये भर क्या है? यहाँ भर प्रधान है और ये अव्यय भी है और पूरा समस्त पद ही अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास का जो समस्त पद होता है वो पूरा ही अव्यय होता है, लेकिन पहला पद अनिवार्य रूप से अव्यय होता है, तभी वो अव्ययीभाव है। और इसका ट्रिक है कि पहला पद देखने में छोटा भी होता है, दूसरा पद बड़ा होता है। तो यहाँ पहला पद अव्यय है। अव्यय में भी खास करके अव्यय का एक भेद है उपसर्ग, अर्थात अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है, अव्यय होता है और समस्त पद बनने पर ये पूरा ही अव्यय होता है। इसका विग्रह क्या होगा? पेट, पेट भर कर, पेट भर कर, अर्थात भरपेट, पेट भरकर। भरकर क्या है? ये मात्रा का बोध करवा रहा है और ये भर जो है पहला पद है, इसलिए ये उपसर्ग भी है, ये अव्यय भी है और ये प्रधान भी है। तो जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इतनी छोटी सी परिभाषा है, पहला पद प्रधान और अव्यय, तो वो अव्ययीभाव समास हो गया। उसी प्रकार दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? यहां है पहला पद प्रधान, तो आसानी से याद करने के लिए तत्पुरुष में दिया हूं दूसरे स्थान पर, इसलिए कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र में क्या है? पहला पद है राज, दूसरा है पुत्र। कोई आपको पूछे कि राजपुत्र जा रहा है तो राजा जा रहा है कि पुत्र जा रहा है? निश्चित रूप से हमें राजा दिखाई नहीं दे रहा है, राजा का पुत्र दिखाई दे रहा है। तो किस समस्त पद में किस पद के अर्थ की ओर इशारा है? पुत्र पद के, इसलिए यहां पर प्रधान है पुत्र, राजा का पुत्र। ये हो गया इसका विग्रह। विग्रह किसे कहते हैं मैं अभी बताऊंगा। राजा का पुत्र में यहां प्रधान कौन है? निश्चित रूप से यहां पर प्रधान है
पुत्र, पुत्र प्रधान है, अर्थात तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? जिस समास पद का दूसरा पद प्रधान हो। जिस समास पद का पहला पद प्रधान हो तो अव्ययभाव और दूसरा पद प्रधान हो तो तत्पुरुष। परिभाषा याद करने में क्या है? कुछ भी नहीं है, चुटकी बजाते परिभाषा याद कर लेंगे। जिस समास पद का दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष होता है। प्रधान के बारे में तो मैं बार बार बता रहा हूं, प्रधान के बारे में हमको जानना है। मुख्य समास पद में कौन सा पद, पहला या दूसरा? मुख्य कौन है? यहाँ पुत्र मुख्य है, इसलिए ये तत्पुरुष है। तो जिस समास पद का दूसरा पद प्रधान हो तो तत्पुरुष। अब आइए तीसरा भेद के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भेद है समास का 2 और 3। तीसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? इसको भी आसानी से याद कर लेंगे। अव्ययभाव में पहला प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा प्रधान और द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान। जिस समास पद का दोनों ही पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता। यहां पर माता पिता में क्या है? माता और पिता दोनों ही प्रधान है। क्यों? एक बच्चे के लिए जितनी माता की आवश्यकता है उतनी ही पिता की आवश्यकता है, इसलिए ये दोनों ही प्रधान है। और इसका ट्रिक क्या है? जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो बीच में और आता है, इससे भी हम द्वंद्व समास को आसानी से पहचान सकते हैं। हर समस्त पद का, चाहे किसी में ये योजक चिन्ह लगा हो, किसी में नहीं भी लगा होता है, लेकिन द्वंद्व समास में ये दोनों पद जो हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक मतलब पूरा करने वाला, एक दूसरे के अर्थ को, भाव को पूरा करते हैं। जैसे माता और पिता एक बच्चे के लिए उपयुक्त है, जितनी महत्ता बच्चे के लिए माँ की है उतना ही पिता के लिए। इसलिए समस्त पद का जो समस्त पद होते हैं ये पूरक होते हैं एक दूसरे का, और नहीं तो ये एक दूसरे के उल्टा, विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, उल्टा होते हैं, पूरक या उल्टा। जैसे है यहाँ माता पिता, लिंग के आधार पर माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, उल्टा है। और पूरक इसलिए है कि जितनी आवश्यकता माँ की है उतनी ही आवश्यकता पिता की भी है, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो द्वंद्व समास का ये ट्रिक है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के उल्टा अर्थ देते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस आधार पर द्वंद्व समास का जो समस्त पद है ये एक दूसरे के पूरक या उल्टे होते हैं। और द्वंद्व समास का समझने का या परिभाषा को याद करने का तरीका क्या है? आसान तरीका है। दोनों पद, जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान उसे द्वंद्व कहते हैं। पहला पद प्रधान तो अव्ययभाव, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष, और दोनों पद प्रधान तो अव्ययभाव। जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान हो वो अव्ययभाव होता है। ध्यान रखने योग्य बात है, समस्त पद में 90% शब्द ऐसे होते हैं जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है। अपवाद में कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कि योजक चिन्ह लगा हुआ नहीं भी होता है। और ऐसे जो चिन्ह है या ऐसे जो शब्द हैं उसमें है देवासुर। एक शब्द है देवासुर। अब देखिए बहुत अध्यापक ऐसे पढ़ा देते हैं केवल कि जब जिस समस्त पद में योजक चिन्ह लगा हो वो द्वंद्व होगा। तो यदि योजक चिन्ह लगा हो द्वंद्व होगा, यदि कोई बच्चों को ऐसा केवल बता के छोड़ देते हैं कि जिस समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह लगा हो वही द्वंद्व समास होता है, तो देवासुर में फिर क्या है? देवासुर में क्या है? देव और असुर। यहां है देव, देव मतलब देवता, असुर माने राक्षस। बीच में आ रहा है और तो आएगा ही। जब भी समस्त पद का विग्रह करेंगे और आएगा। जैसे यहां माता पिता, माता पिता का करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता, ये इसका विग्रह हो गया। तो और तो इसमें भी आ रहा है और इसमें। समस्त पद के विग्रह करने पर हमेशा और, एवं, तथा, अथवा ये आता ही है। और एवं अथवा ये आएगा ही विग्रह करने पर, ये इसकी पहचान है द्वंद्व को पहचानने का। और दूसरा क्या है? इसमें योजक चिन्ह भी होता है। लेकिन मैं भी बोल रहा हूं कि ये 90% जो शब्द है, 90% शब्दों में योजक चिन्ह आता है। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें योजक चिन्ह नहीं भी आता है, और वो है देवासुर। देवासुर में देखिए इसमें योजक चिन्ह नहीं है, एक ही शब्द है और यहाँ दीर्घ संधि भी है। देवासुर, देव और असुर। देव माने देवता, असुर माने राक्षस। देवता और राक्षस, यहाँ योजक चिन्ह नहीं है, इसलिए जिस समस्त। लेकिन यहाँ प्रधान दोनों है, देव और असुर दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ट्रिक क्या है पहचानने का? द्वंद्व समास में दोनों देव और असुर एक दूसरे का पूरक होगा या उल्टा, विपरीत। क्योंकि द्वंद्व का मतलब ही होता है प्रतिस्पर्धा।
प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता मतलब समस्त पद के जो दोनों पद होते हैं वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, या तो पूरकता के रूप में या उल्टा विपरीत होने के रूप में, प्रतिस्पर्धा के रूप में। तो यहाँ देवासुर में क्या है, उल्टा है। देव मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। समस्त पद को भी पहचानना इसमें आसान है। एक तो पहचानेंगे योजक चिन्ह लगा हुआ, और नहीं तो दूसरा अर्थ की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले होंगे या एक दूसरे के पूरक होंगे। ये है द्वंद्व समास। तो जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व कहते हैं। और अंतिम समास में बता रहा हूं बहुव्रीहि समास। इसको भी आसानी से याद किया जा सकता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में एक भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में एक भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता कैसे होती है, या बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान कैसे होता है। तो बहुव्रीहि समास का जैसे उदाहरण है कि पीतांबर, शब्द है पीतांबर, एक शब्द है पीत और दूसरा है अंबर। पीत और अंबर, पहला पद है पीत और दूसरा पद है अंबर। पीत माने पीला और अंबर मतलब होता है वस्त्र। अब देखिए पीतांबर में पीत और अंबर, इसमें एक भी पद प्रधान नहीं है, ना पीत प्रधान है ना अंबर प्रधान है। अब इसका जब कैसे नहीं प्रधान है तो इसका हम विग्रह कर लेते हैं। विग्रह करने पर आएगा पीला अंबर माने वस्त्र है जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। अर्थात यहां ना अंबर प्रधान है ना पीत प्रधान है, बल्कि प्रधान हो गया विष्णु। अर्थात जिस समस्त पद का एक भी पद प्रधान नहीं हो, ना ही पहला पद प्रधान हो, ना ही दूसरा पद, ना ही पूर्व पद, ना ही उत्तर पद, एक भी पद प्रधान नहीं हो, बल्कि अन्य पद आकर के प्रधान हो जाए, वो बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास भी आसान है। अब देखिए बहुव्रीहि समास की परिभाषा, बड़ी परिभाषा क्या है, जिस समस्त पद का एक भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि अन्य पद प्रधान हो। इसलिए मैं बताया कि चुटकियों में हम चारों समास की परिभाषा कैसे याद करेंगे। चारों समास की परिभाषा इस प्रकार याद करेंगे कि जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो अव्ययभाव। जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो तो वो तत्पुरुष समास है। जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान हो तो वो द्वंद्व समास है। और जिस समस्त पद का एक भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि कोई अन्य पद, पीतांबर में विष्णु आकर के अन्य पद प्रधान हुआ है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। याद हो गई परिभाषा, एक क्षण में एक बार में। पहला पद प्रधान और अव्यय हो तो अव्ययभाव, दूसरा प्रधान तो तत्पुरुष, दोनों प्रधान तो द्वंद्व, और एक भी प्रधान नहीं हो, दो में से एक भी प्रधान नहीं हो, अन्य पद की प्रधानता हो तो वो बहुव्रीहि समास होता है। समास की परिभाषा याद करने में क्या है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फटाफट पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया चारों समास के भेद और चारों समास की परिभाषा, तो आपने भेद भी देखा और परिभाषा भी देखा। मैं पुनः बता रहा हूं, पहला पद प्रधान और अव्यय होने से अव्ययभाव, दूसरा पद प्रधान होने से तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान होने से द्वंद्व, और एक भी पद जिसका प्रधान नहीं हो बल्कि कोई तीसरा या अन्य पद आकर के प्रधान हो तो बहुव्रीहि। ये चार समास की परिभाषा तो हमने देख ली है। अब बच गया है तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या है कि तत्पुरुष के कुछ पौराणिक वैयाकरणिक हैं या पौराणिक विद्वान हैं, वो तत्पुरुष के भेद मानते हैं। तत्पुरुष के दो भेद मानते हैं। तो एक भेद मानते हैं कर्मधारी को, और दूसरा भेद मानते हैं द्विगु। कर्मधारी समास और द्विगु समास। कर्मधारी समास और द्विगु समास तत्पुरुष के भेद। आप लोगों की किताब में या अन्य बहुत सारे पुस्तक में तत्पुरुष के दो भेद बताए गए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का, पौराणिक विद्वानों का, जो प्राचीन विद्वान है, जो पुराने विद्वान है, वो तत्पुरुष का भेद मानते हैं कर्मधारी, और कर्मधारी का भेद मानते हैं द्विगु। कि द्विगु जो है वो कर्मधारी का भेद है। मतलब तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होता है, याद रहना चाहिए हमेशा, दूसरा पद। तो जब तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान है तो यहाँ कर्मधारी में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, और कर्मधारी में यदि दूसरा प्रधान है तो इसी का भेद है द्विगु। द्विगु में भी दूसरा पद भी प्रधान है। और ये भी दोनों बिल्कुल आसान है। जैसे चार समास की परिभाषा आसान है,
चारों समास आसान है। उसी प्रकार तत्पुरुष के ये जो भेद हैं ये भी आसान है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं पुनः बता देता हूं, तत्पुरुष के दो भेद पाठ्यक्रम के अनुसार माना गया है, कर्मधारय और द्विगु। लेकिन पुराने विद्वान मानते हैं तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का ही भेद है द्विगु। लेकिन पाठ्यक्रम में दिया हुआ है तत्पुरुष के दो भेद कर्मधारय और द्विगु, तो हम इसी आधार पर पढ़ेंगे कर्मधारय और द्विगु को। तो अब देखते हैं तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, तो कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान। अब प्रश्न आता है कर्मधारय समास किसे कहते हैं? ये भी बिल्कुल आसान है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद होता है विशेष, अर्थात इसमें एक पद होगा विशेषण, ये जरूरी है, और दूसरा पद होगा विशेष्य। विशेष्य का मतलब क्या होता है? आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे विशेष और विशेषण के बारे में। तो विशेष्य क्या है? विशेष्य का तात्पर्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। और विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा और सर्वनाम की। तो विशेष मतलब हो गया संज्ञा या सर्वनाम शब्द या पद, और विशेषण का तात्पर्य हो गया है संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाए। तो कर्मधारय क्या है? कर्मधारय में विशेषण का होना जरूरी है, यही इसकी पहचान है कि एक पद या पहला पद उसका विशेषण होगा ही। हर कर्मधारय समास का जो समस्त पद होगा इसका दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन पहला पद विशेषण होना है। ध्यान रखना है, जो पहला पद विशेषण आ गया या दूसरा पद भी विशेषण आ गया, समस्त पद में यदि एक पद विशेषण है तो वो निश्चित रूप से कर्मधारय है। यही कर्मधारय की पहचान है। और परिभाषा इतना आसान है, जिस समस्त पद का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य, तो कर्मधारय समास। याद करने में क्या है? आसानी से याद कर लेंगे, जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो, या कोई पद विशेषण कोई पद विशेष्य हो, तो वो कर्मधारय समास होता है। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक बार में पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या जहां विशेष्य और विशेषण का समास होता है वहां कर्मधारय समास होता है। इतना आसानी से हम याद कर सकते हैं कर्मधारय समास को। जहां विशेष और विशेषण का समास होता है उसे कर्मधारय, जैसे उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे है नील कमल। यहां पहला पद है नील और दूसरा पद है कमल। यदि आपको कोई बोलता है कि देखो ये नील कमल है, तो नील कमल में प्रधान कौन? नील कमल में प्रधान कौन है? सबसे पहले तो हमें प्रधानता को देखना पड़ेगा। तत्पुरुष का भेद है, निश्चित रूप से दूसरा पद प्रधान होगा। कोई बोलता है नील कमल, तो नील कमल अभी हमारे सामने नहीं है कि तुमने नील कमल देखा है, तो कमल जैसे नील बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कमल का फूल आता है और कुछ नहीं। कमल एक जो निश्चित रूप से कमल का फूल है, उस अर्थ की ओर कमल की ओर इशारा जाता है। लेकिन कमल है कैसा? तो वो है नीला। तो नीला रंग है, विशेषण है, अर्थात कमल का विशेषण क्या है? नीला। तो नीला कमल, नील कमल, नीला कमल, नील कमल, नील विशेषण। इसी प्रकार काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नीला है जो कमल, विग्रह इसी प्रकार करेंगे। काली है जो मिर्च, नीला है जो कमल। इसी प्रकार अन्य भी होंगे। लाल मिर्च भी कह सकते हैं, लाल है जो मिर्च। अन्य इसी प्रकार के कई विशेषण है, जैसे है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ संज्ञा है, ये शरीर का एक अंग है, कंठ संज्ञा है और इसका रंग क्या है? नीला है, इसलिए नीलकंठ। ये क्या हो गया? विशेष्य और विशेषण, क्योंकि कमल है विशेष्य और नीला है विशेषण, इसलिए यहाँ विशेष्य विशेषण का समास हो रहा है। कर्मधारय समास के जितने भी समस्त पद होते हैं वो सब के सब विशेष्य और विशेषण ही होते हैं, इसलिए ये कर्मधारय समास है, विशेष विशेषण। और दूसरा है कर्मधारय समास को पहचानने का एक ट्रिक कि जो भी कर्मधारय समास का उदाहरण है तो उसमें आप एक कैसा लगा करके प्रश्न कीजिए, कैसा लगा करके प्रश्न कीजिए। जैसे कैसा कमल, क्योंकि समस्त पद है नील कमल, हमेशा दूसरे पद में अर्थात विशेष्य के साथ कैसा लगा करके प्रश्न करेंगे। कैसा कमल, यदि उत्तर आता है तो वो कर्मधारय है, उत्तर नहीं आता है तो कर्मधारय नहीं है।
समस्त पद, कर्मधारय का जितना भी समस्त पद या समासिक शब्द होता है उसके दूसरे पद में हमेशा प्रश्न लगा करके, कैसा प्रश्न लगा करके प्रश्न कीजिए। उत्तर आता है तो कर्मधारय निश्चित रूप से, उत्तर नहीं आता है तो वो कर्मधारय समास नहीं है। ये ट्रिक है दूसरा कर्मधारय समास को पहचानने का। जैसे है नीलकमल में, कैसा कमल, तो नीला कमल, नीला उत्तर आ रहा है इसलिए ये कर्मधारय समास है। और दूसरा है तत्पुरुष के भेद में, या हम यूं कहें कर्मधारय का भेद है द्विगु। द्विगु में क्या है, द्वि, द्वि क्या होता है, द्वि मतलब दो, और गु, गु मतलब गो, गो, गो मतलब होता है संख्या। बिहार आदि प्रांत में दूगो बोलते हैं, दूगो, तीन गो, चार गो। दू मतलब दो, गो मतलब संख्या। द्विगु, द्वि मतलब दो और गु मतलब दो, दूगो, दो संख्या, तीन संख्या। तो द्विगु समास का परिभाषा क्या है, ये भी आसान है याद करना। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, दू गो दो संख्या, तीन गो तीन संख्या, और ये हमेशा समूह का बोध करवाता है। द्विगु समास के समस्त पद को पहचानने का नियम है कि वो एक समूह का बोध करवाता है। जैसे है त्रिनेत्र, तीन है जो नेत्र, त्रिनेत्र, त्रिभुज। इसी प्रकार त्रिभुज, तीन भुजा, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समाहार। तो यहां त्रि क्या है, संख्यावाची है। त्रिनेत्र में भी त्रि संख्यावाची है। उसी प्रकार है पंचवटी, पंचवटी, पंच में पंच क्या है, संख्यावाची शब्द है, पंच मतलब पांच, वटी माने वटों का पेड़, जहां पांच वटों का समाहार है, जहां पांच वट वृक्ष हैं वो पंचवटी है, पंच संख्यावाची शब्द है। अर्थात द्विगु समास को समझना और भी आसान है। जिस समस्त पद का दूसरा पद संख्यावाची हो, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। पहला पद ध्यान रहना चाहिए, पहला पद संख्यावाची हो तो, दूसरा पद नहीं, पहला पद संख्यावाची हो तो वो द्विगु समास होगा। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है। द्विगु समास को भी पहचानना आसान हो गया, और इसकी पहचान भी कर्मधारय की पहचान, जहां विशेष विशेषण का समास होता है तो कर्मधारय समास, और जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास। इस प्रकार से हम समास को आसानी से समझ सकते हैं और एक एक समास की परिभाषा भी आसानी से याद कर सकते हैं। समास में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, और आपको इसमें भी समझ में ना आया हो ये मैं उम्मीद नहीं करता हूं, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोग समास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।